नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। दोस्तों, मई माह के राशिफल पर आज हम बात करने जा रहे थे, क्योंकि मई में जो ग्रहों का गोचर है वो किस तरह का रहने वाला है। और ये जो वीडियो है वो कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि यानी जिनके लग्न में, इनके पहले घर में 4 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 4 के अंक पर बैठे। ये जो होरोस्कोप है ये कालपुरुष का होरोस्कोप है। इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो आपकी कुंडली है आपका, और आपको देखना है 4 का अंक लग्न में लिखा हो। तो 4 का अंक लग्न में लिखा हो यानी कर्क राशि। कर्क राशि माने चंद्रमा की राशि। चंद्रमा यानी जल तत्व के ग्रह, है ना। और कर्क राशि यानी जल तत्व की राशि। तो कैसा रहने वाला है, आइए बात करते हैं मित्रों। कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं बहुत इमोशनल और बहुत भावुक भाव के लोग होते हैं, लेकिन रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कलात्मक होते हैं, हंसमुख होते हैं। जैसा कि चंद्रमा का नेचर होता है, केयरिंग नेचर होता है। हम ज्योतिष में चंद्रमा को माँ से भी देख के चलते हैं। तो जैसे माँ का स्वभाव होता है बच्चे को केयरिंग करना, या अपना हो या किसी दूसरे का भी हो, तो उसी तरह का नेचर कर्क राशि वालों का भी होता है। और चूंकि 4-10 का कॉम्बिनेशन है, लग्न में इनके 4 का अंक लिखा होता है और जस्ट अपोजिट इनके 7th हाउस में 10 का अंक यानी शनि की राशि पड़ती है। तो चंद्रमा और शनि, समझिए आप बात को, चंद्रमा और शनि। तो शनि क्या है? शनि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी सेवा कार्य। चंद्रमा क्या है? केयर टेकिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो लक्षण है ये इनका बहुत मिलता जुलता दिखाई देता है। दूसरा दोस्तों, शनि को जो बदनाम किया है ना इतना, शनि काले हैं, नीले हैं। शनि को अगर आप कभी देखिए और उसको बहुत चमकीला और बहुत ही शानदार प्लानेट है। जैसे चंद्रमा की छवि हमारे में बनी है ना कि व्हाइट कलर की का है, सफेद कलर का है, बिल्कुल दाग नहीं है, कुछ नहीं है। शनि भी ऐसे ही है और तकरीबन नेचर भी लगभग इसी तरह का है। फर्क है तो ऐसा है कि कुछ कारकत्व डिफरेंट है दोनों के। शनि को न्याय का चूंकि कारकत्व दिया गया है और ये वायु तत्व के प्लानेट है, और चंद्रमा जो है ये जल तत्व के प्लानेट है। तो ये जो 4-10 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना हमारे कालपुरुष की कुंडली में, देखिए 4 क्या है? आपका घर है, आपके सुख है, और ये आपका कर्म है। तो जैसे कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको सुख मिलेगा। ये पिता हो गए, ये माता हो गए, आमने सामने हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी राशि में 4 यहां आ जाएगा, 10 यहां आ जाएगा। तो मेरा जो आपको बताने का आशा है वो सिर्फ ये है कि पहले नेचर को समझिए आप, कि आपकी लग्न आपसे क्या कहती है, आपकी राशि आपसे क्या कहती है, आपके ग्रह आपसे क्या कहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इनमें बड़ा फर्क है। जीवन में यही बड़ा विडंबना है दोस्तों कि जो हम करना चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते वो ही हमें करना पड़ रहा है। तो जब तक जो मन चाहता है वो करने को नहीं मिलेगा तो उतनी अच्छा आउटपुट उसमें कई बार नहीं आ पाता। फिर क्या होता है? 2 ही स्थिति बनती है, या तो जो सामने है उसको ही हम अपना कर्म मान लें और उसी को अपना भाग्य मान लें, उसी को नियति के दिया हुआ तोहफा मान लें और पूरी तरह से उसमें जुट जाएं, तब हमको आउटपुट आएगा। और अदरवाइज जीवन के इस दोराहे पर हम खड़े रहेंगे तो कभी इधर और कभी इधर, पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे। तो कर्क राशि वालों की 12th हाउस से गुरु का गोचर है। विदेश से रिलेटेड कोई आपके यहाँ काम है तो ये गोचर आपको बना देगा। ये लग्न में भी आने वाले हैं, मई में आपको लग्न में भी इनका गोचर देखने को मिलेगा। तो गुरु का सपोर्ट, यहाँ भी गुरु बैठे हैं तब भी गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रही है। और 4th हाउस आपका सुख का घर है, आपके घर का भूमि, भवन, वाहन, माता का घर है। तो 12th हाउस में जब बैठ के और जब इस पर दृष्टि, 5वीं दृष्टि गुरु डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलिए कि कर्मों का फल दिलाएंगे।
अगर विदेश की धरती पर जाकर यानी घर से दूर जाकर यदि आप काम करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। दूसरा, जो शुक्र का गोचर है वो आपके लाभ भाव से हो रहा है, 11th हाउस से हो रहा है, और ये भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपको संतान सुख मिलने वाला है, आपको प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो शादी की तरफ बढ़ जाएंगे, और यदि नहीं है तो हो जाएंगे। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मई के माह में आपको मिलेगा। गुरु शुक्र का भी कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यदि काफी समय से ये प्लानिंग करके बैठे थे कि हमको संतान प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है और आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये शुभ अवसर आपको मिलेगा। विवाह के लिए भी शुभ अवसर मिलेगा। आप यदि लव रिलेशनशिप में हैं तो उसको कन्वर्ट करना है शादी में, उसके लिए भी शुभ अवसर मिलेगा। तो ओवरऑल गुरु शुक्र की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन दोनों से ही आपकी, गुरु तो आपके परम मित्र हैं ही हैं, शुक्र से भी कोई ऐसा आपका झगड़ा है नहीं। तो क्योंकि कर्क राशि है आपको, है ना, और कर्क मतलब माँ, और माँ को तो सब सारे बच्चे प्रिय होते हैं। तो इसलिए हाँ, इसमें जो अभी इशू है वो है आपके 10th हाउस में सूर्य आए हुए हैं, आपके भाग्य भाव में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है ये, और आपके 8th हाउस से राहु का गोचर। ये चैलेंजिंग है आपके लिए। 2nd हाउस से केतु का गोचर, ये चैलेंजिंग है आपके लिए। कैसे चैलेंजिंग है कि केतु जब 2nd हाउस में आते हैं तो कई बार वाणी में कटुता ला देते हैं। हम बहुत डायरेक्ट बोल देते हैं जो हमको नहीं कहना चाहिए। होता क्या है उससे कि यहाँ केतु बैठ गए 2nd में और 10th हाउस में सूर्य आ गए, तो सूर्य आ गए यानी आपका बॉस का घर है ये, है ना। तो बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी आप बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने खरी खरी बोल दी तो मामला खराब हो जाएगा, और अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो फिर कोई बात ही नहीं। सूर्य मेष में आके उच्च के हो रहे हैं, और उच्च के हो रहे हैं यानी आपको सिंहासरोहण कराई देंगे, आपको गद्दी दिलवा देंगे, आपको पद प्रतिष्ठा दिलवा देंगे, आपको मान सम्मान दिलवाएंगे, आपको अवार्डेड कराएंगे, आपको कहीं देश विदेश में जाकर अवार्डेड करा सकते हैं। जहां भी आप रह रहे हैं वहां से दूर जाकर, बाहर जाकर आपको अवार्डेड कराया जा सकता है। चैलेंज आपके लिए शनि मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि जा रही है 12th हाउस पर गुरु के पास, और शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी 3री दृष्टि शुक्र के ऊपर जा रही है आपके लाभ भाव। तो होता क्या है कि मंगल जो है ना और शनि, इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो विस्फोटक हो जाता है कई बार, ये खराब कर देता है मामले को। वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मंगल शनि के साथ बैठकर जहां जहां देख रहे हैं वहां डैमेज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि रीजन है उसका। रीजन क्या है कि ये आपके कर्म भाव के मालिक हैं, और कर्म अपने से बाहर में हो गए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपकी पत्रिका में जो मंगल को घर मिले हुए हैं वो एक केंद्र का मिला हुआ है 10th हाउस, और दूसरा जो मिला हुआ है वो 5th हाउस मिला हुआ है, त्रिकोण, मूल त्रिकोण का घर मिला हुआ है। तो दोनों घर बहुत शानदार मिले हुए हैं, लेकिन ये बैठे हैं इस समय कहाँ, आपके भाग्य भाव में, यानी अपनी राशि से 10वें घर से 12वें हो गए, यानी 10वें का खर्च, समझ गए आप, 10वें का खर्च, आपके काम का खर्च। तो आपको मेहनत बढ़ाना पड़ेगी काम में अधिकता, या बॉस का खर्च, पिता का खर्च, पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ हो सकता है ये मामला, आपके बॉस से आपकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है, आपके जॉब के लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए आपको मैं बार बार जो इंडिकेट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, आप उसका शिकार हो सकते हैं। दूसरा, राहु जब 8th हाउस में होता है ना, तो कमर से नीचे चोट चपेट और सर्जरी के इश्यू भी कई बार बन जाते हैं, इससे आपको बचना है। हमारे ससुराल पक्ष से भी मामले खराब हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है कई बार। यहाँ बैठे राहु यदि ठीक नहीं है, अच्छे रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनसे आपको बचना है। उपाय क्या करना है राहु के लिए? बहुत सीधा सा उपाय मैं बताता हूँ आपको। जो है आपकी जल तत्व की चूंकि लगन है, राशि है, तो आप बहते हुए जल में
और 8th हाउस भी जो होता है ना वो कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी का है, समुद्र का है, अंधेरे का है। तो शाम के समय पानी में नारियल काले कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करा दीजिए, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। राहु का ये बहुत सटीक उपाय है। उसके अलावा मंगल के हनुमान चालीसा, उसका आप प्रतिदिन पाठ करिए। 3 बार मंगलवार को हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है और कोशिश हो तो प्रतिदिन पढ़िए। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो सीता का नाम लेके प्रारंभ करिए। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं तो जय सिया राम करके 5 बार 7 बार, उसके बाद फिर पाठ करिए। आफ्टर देन फिर जब कंप्लीट एक पूरा होगा तो फिर जय सिया राम, फिर तीसरी बार और फिर उसके बाद। क्योंकि उनकी खुद की तारीफ नहीं करना है, उनके गुरु की तारीफ करना है। उनके भक्त हैं, वो श्री राम के भक्त हैं। श्री राम की आप तारीफ करोगे तो हनुमान जी ज्यादा खुश होंगे, बजाय उसके कि उनकी तारीफ करोगे तो वो खुश होंगे। तो ये थोड़ा सा हम जब उपाय करते हैं उसमें हमें देखना होता है। अपनी राशि का उपाय कर रहे हैं, हमारी कौन सी तत्व की राशि है, जो ग्रह बैठा है जिसका उपाय कर रहे हैं वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, उसका तत्व कौन सा है। जैसे 8th हाउस में जो राहु आपके बैठे हुए हैं वो कुंभ में बैठे हुए हैं। कुंभ यानी वायु तत्व की राशि, यानी वायु वाला उपाय हो गया। तो वायु वाला उपाय क्या होता है? पक्षियों को दाना खिलाना। जल वाला उपाय क्या है? वो पानी में प्रवाहित करना। अगर पृथ्वी तत्व की राशि है तो पृथ्वी तत्व की राशि में जमीन के अंदर कुछ गाड़ देना है। इस तरह से उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका परिवार, आपकी संतान और आपका तकरीबन सारे पहलू हमने टच कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है, आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे चैनल पर आप कमेंट करिए। यदि आप अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे तो आप हॉरोस्कोप का भी विश्लेषण करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है, उस पर आप डिटेल भेज दीजिए। 84 620 43 032 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 8462043032 ये व्हाट्सएप पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए। आपको अपनी दशा महादशा की पोजीशन जानना है या कोई और प्रश्न है, आपका मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में लगभग ब्रीफ में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। फिर भी कुछ लगता है तो आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।